वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपके प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। आई कैन सी मेनी ऑफ यू दोज हु हैव ज्वाइंड मी इन दिस क्लास। आई कैन सी श्रेया, तनिष्का, रिया, दक्ष, विद्या, विपुल, अंजू, साध्वी, लक्ष्मी, गुड बॉय, सेजल, अजय, खुशी, स्नेहल, प्रीति, रणविजय, काजल, दीक्षा, विशांत, मेघा, विद्या, शिखा, नीतू, प्रियांशी, अश्विनी, नेहा, मृत्युंजय, काजल, मोनिका, भूमि, मेहरान, कुमकुम, सान्या, संजू, सृष्टि, पारुल, शिव, मेघा। सो यू ऑल हैव ज्वाइंड मी इन दिस क्लास। तो चलिए अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो आज जिस टॉपिक पर हमारा डिस्कशन होने वाला है वो टॉपिक होगा सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म की इस कहानी को आपको समझना होगा। लास्ट सेशन में चूंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंक्लूड किया था, तो सोशलिज्म की ये जो स्टोरी है ये रशियन रेवोल्यूशन के साथ ही शुरू होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही शुरू होती है। अब सोशलिज्म की जो कहानी है या राइज ऑफ सोशलिज्म की अगर मैं बात करूं कि सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी के तौर पर कैसे इमर्ज हुआ, अगर मैं आपको ये बताना चाहूं तो ये कैसे इमर्ज होता है राइज ऑफ सोशलिज्म। अगर मैं सोशलिज्म के राइज के बारे में बताऊं कि भाई सोशलिज्म एक आइडिया के तौर पर कैसे आया और सोशलिज्म का एक आइडिया के तौर पर क्या मतलब था, तो सोशलिज्म का एक आइडिया के तौर पर जो मतलब है वो ये था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहां पर बेटा एक वर्ड आएगा जिसे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, आप इसको एक कहानी की तरह समझो। तो कहानी की तरह समझोगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यूल फाइंड इट बेटर टू अंडरस्टैंड। टेक इट लाइक अ स्टोरी, टेक इट लाइक अ स्टोरी। चलो इसको मैं कहता हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेट मी कॉल इट एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेट मी कॉल इट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की कहानी कुछ और थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की कहानी कुछ और रही। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की कहानी अगर आप समझना चाहो तो आप देखो दुनिया 3 ऑर्डर्स में बटी हुई थी, जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद चीजें काफी ज्यादा बदल गई। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगर आप पहले की कहानी समझो, व्हाट वाज द स्टोरी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज द स्टोरी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट वाज बिफोर एंड व्हाट वाज आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर समझो बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जब बिफोर एंड आफ्टर आप समझोगे ना तब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स या 3 ऑर्डर्स में बटी हुई थी। सोसाइटी 3 स्टेट्स या 3 ऑर्डर्स में बटी हुई थी। डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स और ऑर्डर्स, जिसमें नोबल्स एंड क्लर्जीज का डोमिनेशन था। नोबल्स एंड क्लर्जीज डोमिनेटेड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की कहानी कुछ अलग थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की कहानी कुछ और रही। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आप देखते हो तो क्या होता है, जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले 3 स्टेट्स या ऑर्डर्स का दौर था, वहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इंडिविजुअल राइट्स, सोशल पावर का दौर शुरू हुआ।
और इसी दौर में नई नई कॉलोनीज का बनना भी शुरू हुआ, ठीक है। जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब हर इंसान को दी जाए आजादी और सोशल पावर, यानी कि सोसाइटी को मिले पावर, सोशल पावर। और सोशल पावर के साथ आया बेटा कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविज्म का मतलब यह है बेटा कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ ओन करे, सारा पैसा एक ही इंसान के पास ना हो, बल्कि सभी लोगों के बीच में बटा हुआ हो, हर इंसान का से हो, हर इंसान की बात मानी जाए। जैसे यहां पर कुछ लोग होंगे आपकी क्लास में ही, उसमें वो लोग चाहेंगे कि नहीं जो भी हो वो हमारे हिसाब से हो, लेकिन ऐसा तो गलत बात हो जाएगी। सही तरीका तो ये होगा कि आप क्लास में जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोगों की बातों को सुना जाए, सभी लोगों की बातों को माना जाए। तो जो कलेक्टिविज्म है वो कलेक्टिविटी की बात करता है, मतलब किसी एक के पास सब कुछ ना हो, बल्कि सभी लोगों के पास, ठीक है, सभी लोगों के पास कलेक्टिव राइट हो। इस तरीके की बात जो है यहां पर की जाने लगी, इस तरीके की बात की जाने लगी। कुछ बच्चा लोग पूछ रहे हैं कि सर ये न्यू चैप्टर है। हाँ पूर्णिमा, ये एक नया चैप्टर है, हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका था एंड दिस इज द न्यू चैप्टर, जैसा कि सिद्धि बताती हैं, सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इसके बाद काफी कुछ बदल गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो चेंजेस किए उन चेंजेस में एक चेंज और भी आया और वो था डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल पावर। एक चेंज जो और आया बेटा वो था कॉलोनियलिज्म, वो था कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म से हमारा मतलब यह है कि दुनिया के कई सारे देशों को बेटा यहां गुलाम बनाया जाने लगा। जैसे ब्रिटेन आया और उसने इंडिया को गुलाम बनाया, वैसे ही फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश, डच, ये लोग भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए और दुनिया के कई सारे हिस्सों में कई सारे देशों को गुलाम बनाया जाने लगा। तो आप देखो यहां पर कॉलोनियलिज्म का दौर भी शुरू हुआ। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में एक बदलाव आया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कॉज किया सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा सोशल चेंज लेकर आया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस सोशल चेंज को लेकर आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस सोशल चेंज को लेकर आया, उसने उस समय की यूरोपियन सोसाइटी में 3 ग्रुप्स को डेवलप किया। अब इससे क्या हुआ? ये जो सोसाइटी में चेंज आया उस चेंज से क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ 3 ग्रुप्स। डेवलपमेंट ऑफ 3 ग्रुप्स इन सोसाइटी। इसका रिजल्ट ये हुआ बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंज आया हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में 3 ग्रुप्स का डेवलपमेंट हुआ। और वो 3 ग्रुप्स कौन से थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमारी सोसाइटी में डेवलप हुए? अगर मैं उन 3 ग्रुप्स का नाम लूं तो एक थे बेटा लिबरल, दूसरे थे रेडिकल और तीसरे थे कंजर्वेटिव। एक ग्रुप को कहा गया लिबरल, दूसरे थे रेडिकल और तीसरे थे बेटा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। अब लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव, इन तीनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है बेटा, अंतर क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने काफी कुछ बदल दिया। जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले सोसाइटी 3 स्टेट या ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी, वहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल पावर, कलेक्टिविज्म और कॉलोनियलिज्म का जन्म हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी को जिस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया उससे फ्रेंच सोसाइटी में या फिर यूरोपियन सोसाइटी में 3 ग्रुप्स इमर्ज हुए। उन 3 ग्रुप्स को बुलाया गया लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। आइए बताता हूं कि इन तीनों का मतलब क्या है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। तो आइए इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अबाउट लिबरल्स, फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट लिबरल्स, देन रेडिकल्स, देन कंजर्वेटिव्स। इन तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे लिबरल्स, फिर आएंगे रेडिकल्स, और फिर आएंगे बेटा कंजर्वेटिव्स। लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इन तीनों के बीच के फर्क को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों के बीच के फर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो चाहते हैं कि सभी रिलीजन को लेकर टॉलरेशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जाए। ये चाहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। ये क्या चाहते हैं बेटा, ये चाहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब यह है कि रिलीजन के बेसिस पर आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, ठीक है। दूसरा हम यहां पर देखते हैं, दूसरी चीज यहां पर है बेटा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से हमारा क्या मतलब है, लिबरल्स चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, मतलब लिबरल चाहते हैं कि चुनाव हो, यानी कि इलेक्शन हो। लिबरल्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो मानते हैं कि पार्लियामेंट होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे पाएगी। क्या लिबरल्स चाहते हैं कि सभी लोगों को वोटिंग राइट मिले? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिबरल्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। लिबरल डेमोक्रेट नहीं है। लिबरल ये नहीं चाहते कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो और सभी को वोटिंग राइट मिले। लिबरल पैसे वाले लोगों का सपोर्ट करते हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि केवल उन्हें ही वोटिंग राइट मिले जिनके पास पैसे हैं। मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव वोट, और वो विमेन को भी वोटिंग राइट देने के सपोर्टर तो नहीं है। तो देखिए, नॉट डेमोक्रेट, लिबरल डेमोक्रेट नहीं है, ठीक है। डिड नॉट सपोर्ट universal adult suffrage, did not support universal adult suffrage। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है जैसे भारत में 18 साल से उम्र का अधिक का जो भी इंसान है वो वोट कर सकता है, इसे आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहेंगे। मतलब हर इंसान को वोट करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। ये मानते हैं ओनली पर्सन विथ प्रॉपर्टी शुड हैव वोटिंग राइट, ओनली पर्सन with property should have voting right। जिनके पास पैसा हो केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स होने चाहिए, और ये वुमेन को वोटिंग राइट देने के सपोर्टर नहीं है। नो वुमेन वोटिंग राइट, ये नहीं मानते कि विमेन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। विमेन की वोटिंग राइट को सपोर्ट नहीं करते हैं लिबरल्स। लिबरल्स के बाद ये जो दूसरा ग्रुप डेवलप होता है, अब आपको यहां पर ये समझ में आ रहा है कि ये समहाउ अमीरों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वहीं अगर आप रेडिकल्स पर जाओगे तो रेडिकल्स जो हैं वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ पूरी तरीके से चेंजेस नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर आप रेडिकल्स के बारे में बात करोगे तो आप रेडिकल्स के बारे में क्या पाओगे, जो रेडिकल्स हैं वो चाहते हैं कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। फेवर्ड डेमोक्रेसी,
favored democracy, supported women voting, women voting right। ये चाहते हैं कि women को भी वोटिंग राइट मिले। ये काफी हद तक लिबरल से अलग हैं, ये काफी हद तक लिबरल से अलग हैं, और ये रेडिकल यानी कि इंस्टेंट चेंज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एडवोकेटेड इंस्टेंट चेंज, ये इंस्टेंट चेंज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा यहां पर रेडिकल्स मानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के, रिच लोगों के प्रिविलेजेस को अपोज करते हैं, अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ रिच, privileges of rich and concentration of wealth। और ये नहीं चाहते कि कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग ही हों जो पैसा दबा के बैठ जाएं और बाकी लोगों को पैसा ना मिले। अब आप देखो तो लिबरल के कंपैरिजन में जो रेडिकल्स है ना, वो थोड़ा सा सोशलिज्म की ओर झुके हुए हैं। तो सोशलिज्म का जो आइडिया है ना, वो थोड़ा 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 आपको रेडिकल्स के मन में मिलेगा, रेडिकल्स के मन में थोड़ा सा सोशलिज्म का आइडिया मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज और देखो, फिर आते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव चेंज एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि ये चेंज धीमे हो और हमारे पास्ट को रेस्पेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए। कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स क्या चाहते हैं, कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कंजर्व करना। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते हैं, वांटेड टू कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, वांटेड टू कंजर्व और प्रोटेक्ट द पास्ट एंड कल्चर। वो मानते हैं कि हमारे पास्ट और कल्चर को कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जाए। इसी बात के लिए तो वो कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चेंजेस मस्ट बी देयर। वो कहते हैं देखिए बदलाव होना चाहिए, बट इट शुड बी ग्रेजुअल, इट शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल, स्लो एंड ग्रेजुअल। In this change, in this change, our past, culture, and tradition must be protected, must be protected। इन्होंने अपोज किया, अपोज्ड बोथ लिबरल्स एंड रेडिकल्स। इन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को अपोज किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स फ्रेंच सोसाइटी में या यूरोपियन सोसाइटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इवॉल्व हुए। मुझे फटाफट बताइए कि क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया? ठीक है, मुझे फटाफट बताइए कि क्या आपने लिख लिया?
आवर पास्ट है बेटा, गलती से मैंने आउट पास्ट लिख दिया है, इट्स आवर पास्ट, आवर पास्ट है बेटा। चलो ठीक है, इफ यू आर डन, आइए हम देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सोशल चेंज किया और इससे यूरोप में सोशलिज्म आया। हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द सोशल चेंज एंड राइज ऑफ सोशलिज्म। आइए समझते हैं, हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन led to the rise of socialism। सोशलिज्म का मतलब क्या था? सोशलिज्म मीनिंग social ownership of social ownership of resources, resources of society। ठीक है, इक्वलिटी, सब लोग बराबर हों। wealth should not be concentrated among some people। सोशल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी को सोशलिज्म कहा जाता है। ठीक है, सोशल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी को सोशलिज्म कहा जाता है। इक्वलिटी अमंग ऑल, सब बराबर हों, और कुछ ही लोगों के हाथों में पूरा पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों के हाथों में पैसा होना चाहिए। ये तो देखो सोशलिज्म का मतलब रहा, दैट वॉज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, दैट वॉज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। लेकिन बेटा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ना, तो उसमें चीजें ऐसे नहीं फंक्शन कर रही थी। इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थिंग्स वर नॉट वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थिंग्स वर नॉट वर्किंग लाइक दिस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अगर आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को देखोगे ना, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने सोशल इकोनॉमिक लाइफ को चेंज कर दिया। चेंज्ड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। चेंज्ड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। women, men and children all worked in factories। इनको बहुत कम वेजेस दिए गए, लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, long working hours, no holiday, women were paid, half of men। जितनी सैलरी मेन को मिलती थी, वुमेन को उसकी आधी ही मिलती थी। एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन,
एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का खूब खूब एक्सप्लॉयटेशन किया गया, वर्कर्स का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया गया। all the benefits of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सारा बेनिफिट किसको मिला? कैपिटलिस्ट क्लास को। कैपिटलिस्ट मतलब रिच, वो जिनके पास पैसा था। कैपिटलिस्ट जो कि रिच थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सारा फायदा उन्हें ही मिला और तो किसी को इसका फायदा मिला नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में खूब सारी इंडस्ट्रीज लगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन यूरोप। इसमें यूरोप में खूब सारी इंडस्ट्रीज लगी, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और जब वर्कर्स का यहां पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज रिजल्ट ऑफ लिबरलिज्म। बिल्कुल सही कहा देव शर्मा आपने, यू हैड अ वेरी स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, नाउ अब इसके रिस्पॉन्स में, इसका रिस्पॉन्स क्या आया बेटा? इसको लेकर एक रिस्पॉन्स आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उससे जुड़ा हुआ एक्सप्लॉयटेशन आया, उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसका जवाब क्या था बेटा? उसका जवाब था सोशलिज्म। जवाब था सोशलिज्म। Many in Europe started advocating socialism to counter exploitation. Many in Europe started advocating socialism to counter evils of इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कई सारे लोग कहने लगे कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन इन इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, इससे अगर आम जनता को कोई बचा सकता है तो वो केवल सोशलिज्म है। क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि सभी को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ फटाफट लिखो बेटा। आप लोगों की इन्हीं फालतू बातों की वजह से बेटा मैं चैट बंद कर देता हूं और पूरे लेक्चर में ऑन नहीं करता हूं। एंड आई एम टेलिंग कि जो भी चैट बॉक्स में फालतू बात कर रहा है वो कभी यूपीएससी क्लियर करने वाला नहीं है। यू आर बॉर्न टू बी फेल्ड। जो चलती हुई क्लास में इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में यहां फालतू की बात कर ले रहे हो ना, यू आर बॉर्न टू बी फेल्ड एंड यू विल बी ऑफ नो वेयर। करते रहो ये हरकतें, कहीं के नहीं रहोगे। यहां जो जी जान से लड़ा जा रहा है पूरी जिंदगी में, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, उसको तो यूपीएससी निचोड़ के फेंक दे रही है। तुमको तो खा जाएगी, चबा के थूक देगी और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, कहीं के नहीं रहोगे। हाल चाल करने आए हैं यहां पर क्लास में, मजाक चल रहा है। मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। एक दिन आदमी बेशर्मी करता है, 2 दिन करता है,
एक दिन समझा देता है टीचर, 2 दिन समझा देता है, 3 दिन समझा देता है, कुछ शर्म ही नहीं रह गई है। क्या किया जाए? बेटा ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, नहीं उठा के फेंक देता क्लास के बाहर, आप लोगों को एक एक को चुन के उठा के फेंक देता क्लास में से। बस आपकी किस्मत अच्छी इतनी है कि फोन लेके घर पर बैठे हो माता पिता के पैसे बर्बाद करने के लिए। जनरली अगर मेरी ऑफलाइन क्लास में होते तो उठा के फेंक देता मैं बाहर। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आपने फीस भरी है कि आपने क्या किया हुआ है। जिसको पढ़ना होगा वो क्लास में बैठेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा यहां मजे लेने मत आओ बेटा। ये आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनत से पैसे जोड़कर यूपीएससी की क्लास ज्वाइन की है उन्होंने, मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो यहां मजाक मत करो। मजाक करना है तो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहां जाओ ये सब बकवास करो। चैट बॉक्स को डाउट पूछने की जगह यहां पे बातचीत करने का मीन्स बना लिया इन लोगों ने। शर्म लाज सब धो के पी गए हैं। देख लो बेटा, आप लोग फटाफट कंप्लीट कर लो। इन लोगों के चक्कर में मुझे चैट ऑफ करना पड़ता है, और चक्कर में मुझे इस बात की प्रॉब्लम रहती है कि अच्छे बच्चे हैं ना मेरी क्लास में, कुछ तो इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं वो मुझसे सवाल पूछें, मैं उनके आंसर करूं, जवाब दूं। मैं चैट ऑफ कर देता हूं, मैं पढ़ा रहा होता हूं, मुझे लगता है पता नहीं मेरा कोई सीरियस बच्चा होगा जो मेहनत से यहां पर इस क्लास में आया पढ़ने के लिए, शायद उसको कुछ पूछना हो। इन लोगों के चक्कर में मैंने चैट बंद कर दिया, वो मुझसे पूछ भी नहीं पा रहा है। तो मुझे उन सीरियस बच्चों की चिंता होती है जब मैं चैट ऑफ करता हूं। तो इन बेशरम बच्चों की वजह से मुझे उन सीरियस बच्चों के लिए चैट बंद करना पड़ जाता है जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है चैट मैंने बंद कर दिया, अब उनको कुछ पूछना होगा, वो बेचारे कैसे पूछेंगे मुझसे? लाइव क्लास है, मैं चाहता हूं कि वो अपने डाउट पूछें, लेकिन यहां कुछ और चल रहा है। टीचर क्लास पे बोर्ड पर लिखना शुरू कर दे, इनका हलचल शुरू हो जाता है। शर्म ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। लास्ट लाइन में जो बात कही गई है वो ये है बेटा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया ना बेटा, उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कई सारे लोगों ने सोशलिज्म को एडवोकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सोशलिज्म को एडवोकेट करना शुरू कर दिया। अब सोशलिज्म को एडवोकेट करने वाले लोगों में नाम किसका आया? हु आर द वन जो सोशलिज्म को एडवोकेट कर रहे थे? ठीक है, सोशलिज्म को एडवोकेट करने वाले लोगों में सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ओवेंस का। ठीक है, रॉबर्ट ओवेंस का नाम सबसे पहले आया, रॉबर्ट ओवेंस। रॉबर्ट ओवेंस ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई यूएसए में, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। न्यू हार्मनी इन इंडियाना जो था बेटा, उसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी लोग एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते थे। ठीक है, फिर लुई ब्लैंक आएंगे। रॉबर्ट ओवेन ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई। लुई बैंक रॉबर्ट ओवेंस ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई इन यूएसए। ये सोशलिज्म की शुरुआत है। कोऑपरेटिव कम्युनिटी इन यूएसए, और इनकी कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम था न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ठीक है, इन इंडियाना। इंडियाना एक स्टेट है बेटा यूएसए में। इंडियाना एक स्टेट है। न्यू हार्मनी इन इंडियाना। रॉबर्ट ओवेंस के बाद दूसरे जो सोशलिस्ट व्यक्ति आए उनका नाम था लुई ब्लैंक। लुई ब्लैंक।
लुई ब्लैंक। दूसरे व्यक्ति आए बेटा लुई ब्लैंक। लुई ब्लैंक जो आते हैं ना बेटा, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड स्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कहते हैं गवर्नमेंट शुड स्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज। गवर्नमेंट शुड स्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज। cooperative societies. Government should establish cooperative societies and to check individual enterprises or and to check replace capitalist enterprises. And to replace capitalist enterprises. लेकिन सोशलिज्म के आइडिया को एडवोकेट करने वाले सबसे खतरनाक लोगों में नाम आया कार्ल मार्क्स का। मे भी आपने इनका नाम सुना हो, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स wrote a book. इन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था बेटा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने किताब लिखी बेटा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने एक दी कॉल टू वर्कर्स, इन्होंने वर्कर्स को एक कॉल दी, और वो क्या कॉल थी? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइट, you have nothing to lose but change. You have nothing to lose but change. वो कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो गरीब हैं, वो चेन्स में बंधे हुए हैं, मजबूरियों में हैं, उनसे काम कराया जा रहा, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा, उन्हें अपोज करना चाहिए, उन्हें विरोध करना चाहिए। और जब वो ये अपोज या फिर विरोध करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं, उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है उनकी चेन्स के अलावा। तो उन्हें इन बाउंडेशन से अलग होना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स की इस किताब के बाद सोशलिज्म का आइडिया बहुत तेजी से यूरोप में फैला। आफ्टर कार्ल मार्क्स, socialism spread in France rapidly, in यूरोप कह सकते हो, in यूरोप रैपिडली, बहुत तेजी से पूरे यूरोप में सोशलिज्म फैलने लगा। पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म है वो फैलने लगा। पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म फैला, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के जो वर्कर हैं वो अपने हाथ में हसिया और हथौड़ा लेकर आ जाए। कार्ल मार्क्स कौन थे प्रियांशी पूछती हैं? बेटा इंसान थे।
एक इंसान थे बेटा, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक वाले इंसान थे। पॉलिटिक्स के थॉट रखते थे, ठीक है। ठीक है। नाउ सोशलिज्म काफी तेजी से फैलने लगा। सोशलिज्म जो यूरोप में फैला, उसे यूरोप में काफी सपोर्ट मिला। सोशलिज्म को यूरोप में काफी सपोर्ट मिला। सोशलिज्म वॉज सपोर्टेड बाई many in Europe. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म जो तेजी से फैला उसे काफी सपोर्ट मिला। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म को 2 तरीके से सपोर्ट मिला बेटा। एक तो था बेटा 1870 में सेकेंड इंटरनेशनल का बनना। सेकेंड इंटरनेशनल 1889 में पेरिस में बनाया गया, फ्रांस में। ये वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन था जो सोशलिज्म के आइडिया के ऊपर काम करता था। ये बेटर लिविंग एंड बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल। क्या है बेटा ये सेकेंड इंटरनेशनल? ये एक सोशलिस्ट ग्रुप है। ये एक सोशलिस्ट ग्रुप है। ये सोशलिस्ट ग्रुप कहां फाउंड किया गया है बेटा? ये फाउंड किया गया है पेरिस में। पेरिस कहां है बेटा? फ्रांस में। सर ये कब फाउंड किया गया बेटा? 1889 में। इसको फाउंड करने का बेसिक एम क्या था? इसका एम ये था कि वर्कर्स यहां पर मिलकर अपनी डिमांड रखते हैं। वर्कर्स ने यहां पर अपनी डिमांड रखी। वर्कर्स की बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी डिमांड्स हुआ करती थी, और उनकी डिमांड थी बेटर लिविंग कंडीशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन, भाई रहने के लिए थोड़ी अच्छी जगह दे दो, एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन और बेटर वर्किंग कंडीशन की मांग करी उन्होंने। तो क्या था बेटा? ये था फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल एक सोशलिस्ट ग्रुपिंग थी, वर्कर्स का ग्रुप था। मौके पर चौका लगाते हुए सोशलिस्ट ग्रुप्स ने अपनी थोड़े समय के लिए ही सही एक सरकार बनाई 1871 में। फर्स्ट socialist government which could not survive long, which could not survive long. इन सोशलिस्ट ग्रुप ने मिलकर एक विद्रोह करके, एक रिवोल्ट करके थोड़े समय के लिए एक सरकार बनाई। और उस सोशलिस्ट गवर्नमेंट का नाम क्या था? फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट का नाम क्या था? नाम था उस सोशलिस्ट गवर्नमेंट का पेरिस कम्यून। कम्यून का मतलब बेटा यहां पर कमेटी से है, ग्रुप ऑफ पीपल। पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून कब बनाया गया? 1871 में इन पेरिस। पेरिस में एक रिवोल्ट हुआ, एक रिवोल्ट, बाय अ रिवोल्ट। एक रिवोल्ट करके पेरिस के वर्कर्स ने थोड़े समय के लिए एक सरकार बनाई। यह सरकार बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई, लेकिन इसे समहाउ दुनिया की एक पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट के तौर पे एक्नॉलेज किया जाता है। यह सरकार मार्च से मई 1871 तक चली। मार्च से मई 1871 जो सरकार थी वो मार्च टू मई 1871 तक चली।
मतलब ये सरकार मुश्किल से 3 महीने चल पाई। ठीक है, मुश्किल से 3 महीने तक चल पाई और जल्दी ही फ्रांस की रॉयल फोर्सेस ने आकर इस सरकार को कुचल दिया। ठीक है, जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी उन्होंने इसको कुचल दिया। सून सून crushed by government troops. Soon crushed by government troops. फिर सरकार ने सोल्जर्स को भेजा और इस सरकार को कुचल दिया गया। भले ही यह सरकार मुश्किल से 3 महीने चल पाई थी, लेकिन सोशलिस्ट इस सरकार को बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और ये सोशलिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ये थोड़े ही समय के लिए बनी हुई सरकार, इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर सोशलिस्ट। इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर सोशलिस्ट ग्रुप्स। ये सोशलिस्ट ग्रुप्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और वो लोग इसे आज भी याद करते हैं और कहते हैं भाई वो क्या दौर था जब हमने पेरिस में सरकार बना ली थी। ठीक है, जब हमने पेरिस में सरकार बना ली थी, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। अगर आप इसकी लिगेसी देखो तो ये अपने पीछे क्या छोड़ के गया, लिगेसी। तो ये 2 लिगेसी छोड़कर गया बेटा, जिसमें से पहली लिगेसी थी रेड फ्लैग। जब पेरिस कम्यून में सरकार बनी तो जो वर्कर्स थे उन्होंने लाल रंग के झंडों का इस्तेमाल किया, यानी कि रेड फ्लैग्स का। और जो रेड फ्लैग्स थे, जो रेड फ्लैग्स थे, आई एम बैक फॉर चेकिंग दिव्यांशी, आयुष अनुराग तोमर बोलते हैं। बेटा आपको लगता है कि नाम के सामने आईएस लगा लेने से आप आईएस बन जाओगे? आई विल हैव टू इग्नोर। मैं डेफिनेटली चैट्स परमानेंटली ऑफ करवाऊंगा। छोड़ो। आप लोगों ने देखा होगा सोशलिस्ट हमेशा लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल करते हैं। सोशलिस्ट हमेशा लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल करते हैं। सोशलिस्ट लोगों ने लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल सबसे पहले यहां पर किया है बेटा। सबसे पहले उन्होंने यहां पर लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल किया है। तो रेड फ्लैग का इस्तेमाल फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट में किया गया था पेरिस कम्यून में, और आज भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इन्होंने जो बातें कही उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके 1792 में नेशनल एंथम बना फ्रांस का और इसको मर्सेलाइज कहा गया। मर्सेलाइज, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो बेटा फ्रांस का जो नेशनल एंथम है ना, वो भी इसी सिनेरियो में बनाया गया। फ्रांस का नेशनल एंथम इसी सिनेरियो में बना। ठीक है, फ्रांस का जो नेशनल एंथम था वो इसी दौरान बना। ठीक है बेटा, फ्रांस का जो नेशनल एंथम है ना बेटा,
वो इसी समय में बना। समझ रहे हो ना? तो इस पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने एक तो रेड फ्लैग दिया और दूसरा नेशनल एंथम दिया। सोशलिज्म आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते हुए इसी सोशलिज्म ने जन्म दिया दुनिया के पहले सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन को। और वो जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, वो जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, वो जन्म लेता है, वो जन्म लेता है। लेट्स हैव अ लुक। अब शुरुआत होती है रशियन रिवॉल्यूशन की। नाउ देयर इज बिगिनिंग ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। Now there is beginning of Russian Revolution. रशियन रिवॉल्यूशन। पूरे यूरोप में सोशलिज्म तेजी से फैल चुका था और सोशलिज्म जिस तेजी से पूरे यूरोप में फैला था, उसका रिजल्ट यह निकला कि रूस में रिवॉल्यूशन हुआ। कार्ल मार्क्स नाम के एक इंसान थे जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने दुनिया के वर्कर्स को आवाहन दिया, कॉल दिया, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी जंजीरों के सिवा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सोशलिज्म जब आगे बढ़ा और उनकी इस किताब को व्लादिमीर लेनिन नाम के एक रशियन आदमी ने पढ़ा और उनको उस किताब को पढ़ के बहुत मजा आया। वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ले लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था, कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर आप ये आवाहन करेंगे कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज, तो वर्कर्स इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सच थी? इसका पता लगाने के लिए व्लादिमीर लेनिन जो रशिया के थे, उन्होंने अपने हाथ में किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। और उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं आया। उन्होंने कहा, ओ, कोई आया नहीं। कार्ल मार्क्स ने तो बोला था कि जब मैं ऐसा बोलूंगा, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज, नथिंग टू लूज बट चेंज, तो फिर कोई आया क्यों नहीं? उनको लगा थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। उन्होंने कहा, वर्कर्स ऑफ द रशिया यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। फिर देखा, बोले कोई नहीं आया। बोले कार्ल मार्क्स ऐसे झूठ मूठ में अपनी किताब में लिख कर गए हैं, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। उनको लगा कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। फिर उन्होंने आसपास ध्यान से देखा, वर्कर तो कोई थे ही नहीं वहां पे। बोले अरे मैं भी बुद्धू आदमी हूं, वर्कर तो वहां होते हैं जहां कंपनी होती है, रशिया में तो कंपनी ही नहीं है। जब कंपनी ही नहीं है, वर्कर ही नहीं है, क्योंकि रशिया में तो जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चरल है। अब अगर रशिया में जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चरल है, तो वहां पे वर्कर कहां से आएंगे? उन्होंने कहा छोड़ो, अच्छा थोड़ा सा फिर से इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं, फिर से मॉडिफिकेशन करता हूं। उन्होंने उन्होंने फिर से कहा, पीजेंट्स ऑफ द रशिया, नॉट वर्कर्स, नॉट वर्कर्स, पीजेंट्स ऑफ द रशिया यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। रशिया के पीजेंट्स इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं।
सारे पीजेंट्स फार्मर्स भाग कर आए, बोले मालिक क्या हो गया, क्या हो गया, आपने हमको बुलाया? बोले देखो ये कार्ल मार्क्स तो सही आदमी था, बोल रहा था सब आएंगे। जब रशिया में वर्कर है ही नहीं तो वर्कर कहां से आएंगे? तब उन्होंने पीजेंट्स को बुलाया, बोले पीजेंट्स ऑफ द रशिया यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। तो सारे पीजेंट्स भाग कर आए, बोले मालिक क्या करना है बताओ? बोले जाओ हंसिया हथौड़ा जो मिले लेकर आओ। सारे हंसिया हथौड़ा लेके आ गए। बोले मालिक क्या करना है? बोले सारे अमीर लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बोले सारे अमीर लोगों को मारना है? बोले हाँ सारे अमीर लोगों को मारना है। बोले फिर बोले गरीबों की सरकार बनेगी। बोले हमको जमीन मिलेगी? बोले हाँ तुमको जमीन मिलेगी। बोले हम सब बराबर हो जाएंगे? बोले हम सब बराबर हो जाएंगे। बोले क्या मजेदार आदमी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी बनाई और पीजेंट्स को आह्वान दिया कि आइए और मुझसे जुड़िए, आइए और मुझसे जुड़िए। तो पीजेंट्स इकट्ठा हुए और उन्होंने ज्वाइन किया। दे ज्वाइंड रशियन रेवोल्यूशन। दिस इज द स्टोरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बिफोर यू। दिस इज द स्टोरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बिफोर यू। मैं चाहता हूं कि रशियन रेवोल्यूशन की यह कहानी आप नेक्स्ट सेशन में लिखकर लेकर आए। रशियन रेवोल्यूशन की यह कहानी आप नेक्स्ट सेशन में लिखकर लेकर आए। ठीक है, आप इसे लिखकर लेकर आएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई वर्ड समझ में ना आए तो जगह छोड़ दीजिएगा। अगर कहीं पर आपको कोई जगह ना समझ में आए तो जगह छोड़ दीजिएगा। जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो हम उसे वापस से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये डिवीजन लिख लीजिएगा, ये इंपैक्ट लिख लीजिएगा, बस हो गया। ये 3 स्लाइड्स ही हैं, जस्ट राइट इट देयर। 3 स्लाइड है बेटा। ये टाइमलाइन बना लेना, ये सिचुएशन पोस्ट रशियन रेवोल्यूशन लिख लेना और ये इंपैक्ट लिख लेना। बस इतना लिख लेना, 3 स्लाइड में लिखकर आना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे इसको फिनिश करेंगे और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और मुझे सच में बहुत बुरा लगता है आप लोगों के ऊपर गुस्सा करके, बट मुझे लगता है कि आप पढ़ें तो व्हेनेवर आई जस्ट गेट एंग्री ओवर यू ऑल, तो मुझे काफी बुरा लगता है कि मैंने आप लोगों के ऊपर गुस्सा किया। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन आई एम रियली वेरी सैड जो बिहेवियर बहुत सारे बच्चों का चैट बॉक्स में है। आई जस्ट वांट कि आप पढ़ें। जब मैं पढ़ा रहा हूं आप आपस में बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है कि यूपीएससी में आपके साथ क्या होने वाला है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मुझे मेरे गुस्से के लिए अपोलोजाइज जो है अपॉलॉजी दीजिएगा। बस मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको डांटूं या फिर मैं आपको बेइज्जत करूं। मैं बस चाहता हूं कि आप पढ़ें ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं, आप उस रियलिटी को समझें जो मैं जानता हूं। मैं जानता हूं आपके साथ क्या होने वाला है। मैं बस चाहता हूं कि आप किसी पेन से ना गुजरें। मेरी आज की आप डांट अभी सुन लेंगे, थोड़ा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन आप आगे अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।